नमस्कार दोस्तों, ट्रेनिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसमें निवेश करने से पहले उस कंपनी की सारी बारीकियां हमें पता होना चाहिए कि वह कंपनी क्या है, उस कंपनी के ऑनर कौन है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वह कंपनी किस किस सेक्टर में अपना बिजनेस करती है और बिजनेस करने पे उसका ग्रोथ क्या है, किस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है, और उसके साथ साथ ही कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन क्या है। इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों हमें पहले जानना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी कंपनी के शेयर पे निवेश करना चाहिए। तो उसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को। और दोस्तों, इसमें हम समझेंगे कि जियो फाइनेंशियल जो कंपनी है इसका वर्किंग क्या है, यह कंपनी वर्क क्या करती है, यह कंपनी की स्थापना किस प्रारूप में हुई, कैसे हुई, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे कोई भी वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की, तो ये कंपनी जो है वह रिलायंस इंडस्ट्री की ही एक सब्सिडरी कंपनी थी। यानी कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है यह रिलायंस इंडस्ट्री का ही एक पार्ट था। लेकिन आप देखेंगे कि अगस्त 2023 में रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर किया, यानी कि एक अलग एंटिटी बनाई और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है उसको रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने आप से अलग किया। दोस्तों, इसमें उन्होंने अपने जो बिजनेस है उसको अलग किया, यानी कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज था उसके बिजनेस को रिलायंस इंडस्ट्री से अलग किया गया। जब यह रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हुआ उस टाइम पे जो रिलायंस इंडस्ट्री ने लगभग 15,500 करोड़ रुपए का कैश लिक्विड जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया। यानी डीमर्जर के टाइम पे 15,500 का कैश एज अ लिक्विड फॉर्म में इनको दिया गया। वहीं पे आप देखेंगे कि जब इनका डीमर्जर हुआ तो 20,700 करोड़ रुपए का इनका जो है टोटल लिक्विड एसेट्स था। यानी कि जब कंपनी डीमर्ज हुई तो 20,700 करोड़ रुपए का एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, और 15,500 करोड़ रुपए का कैश लिक्विड इनको दिया गया। इसके साथ यह कंपनी इनसे अलग होती है। अब दोस्तों, कंपनी अलग करने के पीछे जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसका मेन उद्देश्य क्या था, उन्होंने कंपनी को अलग इनसे क्यों किया, इसका पर्पस क्या था। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसका मेनली जो वर्क था वह फाइनेंस का वर्क था। यानी कि ये कंपनी जो है फाइनेंस का वर्क करती थी। तो इनका ये था कि हम जो फाइनेंस का बिजनेस है उसको हम ग्रोथ करेंगे, बढ़ाएंगे। क्योंकि जब कंपनी मर्ज रहती है, साथ में रहती है, तो उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं हो पाता। और यह फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक कंपनी स्थापित की। और उसके माध्यम से इनका उद्देश्य था वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन, यानी कि एक ही जगह पे सारे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना। यानी कि एक जगह पे अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी फैसिलिटी इनको यहाँ पे मिल जाए। तो अगर आप देखें कि इस कंपनी को अलग करने का जो मेन उद्देश्य था वह वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ कंपनी को इजी वे में रिप्रेजेंट करना, कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाना, कंपनी पे फोकस करना, इसके अलग से मैनेजमेंट बढ़ाना। और दोस्तों, जब अलग से इनके मैनेजमेंट होंगे, कंपनी का अलग सिस्टम होगा, सारी चीजें अलग होगी, रिवेन्यू अलग से इसका कैलकुलेट होगा, तो क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जो नए इन्वेस्टर्स भी इनके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, लोगों को जब मर्ज रहता है तो उनको एक ही कंपनी दिखती है तो अलग एंटिटीज में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब बिजनेस मॉडल अलग से दिखता है तो लोग वहां पे भी पैसा लगाने के लिए सामने आते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनके कंपटीटर, आप देखेंगे कि जो इनके कंपटीटर हैं, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपटीटर को अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे कि इनके जो फर्स्ट कंपटीटर हैं वो बजाज फिनसर्व हैं, जिनका मार्केट कैप 2,61,227 करोड़ का है। यानी कि आप देखेंगे कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनका मार्केट कैप 2,29,767 करोड़ का है। लेकिन वहीं पे आप बजाज फिनसर्व का देखेंगे तो 2,61,000 के आसपास है। यानी कि बजाज फिनसर्व का
क्योंकि ये कंपनी काफी पुरानी है और जियो जो फाइनेंशियल है वो अभी मार्केट में आई, लेकिन इसका मार्केट कैप लगभग आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व के बराबर है। वहीं पे आप देखें इसका जो कंपटीटर है आदित्य बिरला कैपिटल है, जिसका मार्केट कैप यहाँ पे अगर आप देखें तो 53,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। वहीं पे आप कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को देखें तो 18,561 करोड़ का मार्केट कैप है। आईआईएफएल सिक्योरिटी को अगर आप देखें तो 13,553 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो इनके कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर्स में से यह कंपनी दूसरे स्थान पर लीड कर रही है, यानी कि इसकी जो स्थिति है वह काफी मजबूत देखी जा सकती है। दोस्तों अगर इनके बिजनेस की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो अपना बिजनेस, यानी कि आप कंपनी अंडर जियो फाइनेंशियल के अंदर कौन कौन सी कंपनी है जो कि वर्क कर रही हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जियो फाइनेंशियल में आप देखेंगे फर्स्ट जो कंपनी का नाम है वो जियो फाइनेंशियल लिमिटेड। दोस्तों अगर हम बात करें कि जियो फाइनेंशियल के अंदर कौन कौन सी कंपनी वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जियो फाइनेंस लिमिटेड, उसके बाद आप देखेंगे जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड। दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां हैं, यानी कि इसके अंडर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो आप देखेंगे जियो फाइनेंस लिमिटेड है, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड है, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड है, और वहीं पे आप देखेंगे चौथा जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। दोस्तों हाल ही में आप देखेंगे कि जैसे ही इसका न्यूज आया था सामने, जब पेटीएम में आप देखेंगे कि पेटीएम में एक बड़ा क्रैश आया था, और उस टाइम पे एक न्यूज सामने निकल के आई और जिसमें बताया गया कि जो जियो पेमेंट बैंक है ये क्या है कि सारा जो बिजनेस है पेटीएम का वो हैंड ओवर करेगा। और आप इसका एक और इम्पैक्ट देखने को मिला कि जब पेटीएम का जो बिजनेस है वो इफेक्टेड होगा तो उस कंडीशंस में लोग क्या करेंगे, जियो पेमेंट बैंक का यूज करेंगे। उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है उसमें एक अच्छा खासा आप मूव आप देखेंगे कि देखने को मिला था। दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो इसका जो मेन वर्क क्या है, यानी कि यह कंपनी जो सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करती है, तो आप देखेंगे कि डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यूपीआई पेमेंट बैंक प्रोवाइड करती है, और इंस्टेंट लोन की सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे इंश्योरेंस प्लान, यानी कि ऑल इन वन, यानी एक ही जगह पे आपको सारे इंश्योरेंस के प्लान्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप देखें तो इसके शेयर के प्राइस की जर्नी अगर आप देखें तो 25 अगस्त को, यानी 25 अगस्त 2023 को इसके शेयर का जो प्राइस है वह 214 रुपए था। और वहीं पे आप देखेंगे कि 29 सितंबर 2023 में इसके शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ के 331 रुपए 20 पैसे हो गया। आप वहीं पे 3 नवंबर 2023 का भाव देखें तो 219 रुपए रहा। वहीं पे आप 15 दिसंबर 2023 का देखें तो 237 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। और आप 5 जनवरी 2024 का डेटा उठा के देखें तो 239 यानी लगभग 240 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आज देखेंगे कि ये आप यहां से अगर अगस्त से, जब से यह कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई, 1 महीना, 2, 3, 4, 5, यानी कि 4 और 5 महीने का डेटा अगर आप उठा के देखें तो इस कंपनी के शेयर का जो प्राइस है लगभग 200 से लेके 250 रुपए के रेंज में मूव करता रहा। यानी कि आप अगस्त के बाद से देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर में कोई बड़ा आप मूव देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक न्यूज सामने निकल के आती है और उसमें बताया जाता है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वह अपने बैंक को हर सिटीज में खोलने जा रहा है और पेटीएम का कारोबार भी इसको मिलेगा। और जब से पेटीएम की पिटाई हुई उसके बाद से आप देखेंगे कि जैसे जिस दिन यह न्यूज आई तो लगभग इसके शेयर का प्राइस 260 रुपए के आसपास चल रहा था। और आप देखेंगे कि 260 रुपए से डायरेक्ट इसके शेयर में अच्छा खासा जंप देखने को मिला और उसी दिन इसका जो शेयर का प्राइस है 290 रुपए के आसपास दोस्तों हाई लगा दिया। और आप देखेंगे कि 23 फरवरी 2024 को इसके शेयर का प्राइस 233 रुपए था, यानी कि अगर यहां से कंपेयर करें तो लगभग आप देखेंगे कि 100 पॉइंट का आप मूव यहां पे देखने को मिला। और आप 4 अप्रैल के, यानी कि आज का अगर हम डेटा उठा के देखें तो आप देखेंगे कि इसके जो शेयर का प्राइस है वह 361 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे कि इसके शेयर में अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जियो फाइनेंशियल का बिजनेस है, आप देखेंगे कि अभी अगर पिछला क्वार्टर का रिजल्ट उठा के देखें तो कंपनी लॉस में थी।
अब दोस्तों कंपनी लॉस में थी, यानी कि अभी यह कंपनी मार्केट में आई ही है, इसका बिजनेस मॉडल सेटअप नहीं हो पाया है। और आपको जैसे पता है कि इसके जो प्रमोटर हैं, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वह रिलायंस इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो दोस्तों ये क्या है कि अभी इसमें फंड आया नहीं था ज्यादा। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे फंड आ रहा है। आप देखेंगे जो मैंने वीडियो इसके पहले मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे वीडियो बनाया था, उसमें मैंने यही बताया था कि जब इसके शेयर का इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, उस समय क्या हुआ कि इसका जो प्राइस था लगभग 220 230 रुपए के आसपास आ गया था। तो मैंने यही वीडियो में बताया था कि ये मौका होता है जब इस तरह की कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल आपने देखा है, आप रिलायंस इंडस्ट्री को देखा है, मुकेश अंबानी के काम को देखा है, तो आप देखेंगे कि अभी यह कंपनी लॉस में है, मतलब यह अपॉर्चुनिटी है आपको खरीदने के लिए। क्योंकि जब यह प्रॉफिट में जाएगी कंपनी तो इसके शेयर का भाव ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और मैंने लगभग इसको आपको 220 230 रुपए के भाव से ही बोला था कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जितना आपके पास कैपिटल हो उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं। और आज देखेंगे कि आपको लगभग 40 से 50% के आसपास का इस कंपनी के शेयर पर रिटर्न होते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों आप हमेशा अच्छी कंपनी को पकड़िए, आप देखिए कि उस कंपनी का वर्किंग क्या है और उस कंपनी के बारे में जरूर जानें। जब तक आप कंपनी के बारे में नहीं जानेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को नहीं जानेंगे, उसके प्रमोटर्स कौन है उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर यहाँ पे आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो आप देखेंगे कि ये इस कंपनी में लगभग 47% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, यानी कि 47% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और वहीं पे एफ आई आई और एफ पी आई का देखें तो लगभग 19.83% की होल्डिंग एफ आई आई एंड एफ पी आई की यहाँ पे देखी जा रही है। वहीं पे डी आई आई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा एफआईआई मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। जैसे कि आप देखेंगे कि डीआई है, डीआई में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, एलआईसी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इस तरह से जो बड़ी संस्थाएं हैं जब वो मार्केट में निवेश करती हैं तो वो डीआईआई कहलाती हैं। और इसी तरह से जो विदेशी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का एलआईसी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इसी तरह से जब विदेशी संस्थाएं निवेश करती हैं तो उसे एफआईआई बोला जाता है। तो यहाँ पे इस कंपनी में आप देखेंगे कि एफआईआई भी पैसा लगा रहे हैं। अब दोस्तों जब एफआईआई पैसा लगाते हैं, डीआईआई पैसा लगाते हैं, तो उससे एक अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आने वाले समय में इनके शेयर पे तेजी देखने को मिलेगी। और वहीं पे गाइज आप अगर रिटेल का टोटल यहाँ पे देखें तो लगभग 19.92% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल के माध्यम से देखी जा रही है। दोस्तों रिटेल मतलब हम आम जो ट्रेडर्स होते हैं, जिस वो सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जो आम ट्रेडर्स यहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इसकी जो ग्रोथ है आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पे जाके हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं तो वहां पे हमें और ज्यादा क्लियरिटी देखने को मिलेगी। दोस्तों आपके सामने ये आप देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर का प्राइस अभी आप जो क्लोजिंग प्राइस है वो आप देखेंगे कि 362 रुपए 20 पैसे पे क्लोज हुआ है। और आज के डेट में जो इसका हाई है यहाँ पे आप देखेंगे 367 रुपए का इसका आज का हाई है। और वहीं पे आज का इसका जो लो है वह 358 का लो है। दोस्तों आज के डेट में आप देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे आप मूव देखने को मिला है। और अगर यहाँ पे दोस्तों आप मैक्सिमम डेटा उठा के देखें तो आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब से यह कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी, लगभग 21 अगस्त को मार्केट में लिस्टेड हुई, उसके बाद से आप देखेंगे कि इसके जो शेयर का प्राइस था वह लगभग एक ही रेंज में मूव करता रहा। लेकिन आप यहाँ पे अगर फरवरी में देखें, जनवरी के बाद से, तो इसके शेयर में अच्छा खासा मूव आया। यहाँ से अगर आप देखें तो आज की डेट में अगर हम मिला के देखें तो इस कंपनी में लगभग 51% तक का रिटर्न हुआ है, यानी कि कंपनी ने यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और दोस्तों हाँ मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी इस कंपनी में अच्छा खासा आपको देखने को आपको मिल सकता है। और अगर इस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है, अभी क्योंकि नई कंपनी लिस्टेड हुई है तो इसका जो पी रेशियो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका पी रेशियो आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो इसके इंडस्ट्रियल पी रेशियो है वह 25 का इसका पी रेशियो है, इंडस्ट्री का पी रेशियो है। और अभी आप देखें तो कंपनी में काफी ज्यादा ग्रोथ बाकी है। तो दोस्तों मेरी सलाह रहेगी कि आप इस कंपनी को ट्रैक करते रहिए, इस कंपनी को देखते रहिए, और जब भी आपको मौका मिले तो आप इस कंपनी के शेयर में जरूर निवेश करिए। आप राइट
तो दोस्तों मेरी सलाह है कि आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिए। आप इसके डेटा को चेक करते रहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है, नुकसान में है, सारी चीजें ट्रैक करते रहिए। कभी आपको ऐसा होता है कि मार्केट की सिचुएशंस खराब होती है और वह शेयर नीचे आता है, तो उस समय आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। कंपनी अच्छी है, कंपनी का जो फंडामेंटल है वह काफी स्ट्रांग है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसमें निवेश करिए। लेकिन अगर आप बाद में निवेश कर रहे हैं तो उस समय उसका डेटा जरूर चेक कर लें। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां पे जाके आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट अगर ओपन कर रहे हैं और उस समय आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही दोस्तों हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क करके और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।